नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड बीएससी बीएड का जो बीएड का पेपर है भाषा में पाठ्यक्रम वह कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि बहुभाषिता की विशेषताएं, तो बहुभाषिता की विशेषता के रूप में हमने इसकी 3 विशेषताओं को पढ़ा और देखा कि भाई बहुभाषी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या विशेषता हैं। तो इसी को आगे लेते हुए इसकी जो चौथी विशेषता है वह एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। भाषा का चुनाव व्यक्ति अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार करता है, यानी कि हम बहुभाषिता के अंतर्गत हमें एक भाषा से अधिक भाषा सीखने का एक मौका मिलता है। कैसे कि जैसे हम बचपन से जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संगठन में रहते हैं, वहाँ की हम मातृभाषा तो जानते ही हैं, बोलते ही हैं, समझते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त के दौरान हम हिंदी और अंग्रेजी के रूप में पढ़ते हैं, फिर हम संस्कृत के रूप में पढ़ते हैं, फिर हमारे साथ में जो साथी मित्र जुड़ते हैं तो हम उनकी भाषा भी सीखते हैं। फिर उसके अलावा हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बाहर हमारे चाहे कार्य के मुताबिक ले लो, चाहे हम किसी से मिलने से ले लो, या हम किसी दूसरे के समूह के साथ रहने से ले लो, या किसी सोसाइटी से जुड़ने से ले लो, हम उनकी भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें एक से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और लेकिन उस भाषा का चुनाव मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है। कई भाषा उसे अच्छी लगती है तो वो उसे सीखता है, और कई भाषा उसे अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे नहीं भी सीख पाता है। तो इस तरह उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यक्ति एक भाषा से अधिक भाषा सीख सकता है। फिर उसके आगे अनेक भाषाओं के सीखने के व्यवहार में लाने से वैश्विक विकास होता है। वैश्विक विकास यानी कि चारों तरफ सभी जगह, वैश्विक यानी कि बड़े रूप में, विश्व के रूप में होता है। कैसे, आज अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते, रूसी नहीं जानते, जर्मनी नहीं जानते, तो हम बाहर से जो भी हमारा तालमेल है वह नहीं बैठा सकते, चाहे व्यवसाय के रूप में हो, चाहे सामाजिक के रूप में हो, चाहे राजनीतिक के रूप में हो। जब हमें एक दूसरे की भाषा आएगी तभी हम वैश्वीकरण कर सकते हैं, हम विश्व में एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। बिना भाषा के सीखे हम उसमें अपने संबंध नहीं बना सकते हैं। दो व्यक्ति भी आपस में अगर दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आएगी तो उनके बीच में संबंध कभी नहीं रहेगा। उनके बीच में संबंध तभी रहेगा जब वो एक दूसरे की भाषा को बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। फिर उसके बाद में बहुभाषिता के अनुसार सभी भाषा एक दूसरे से संबंधित होती है। सभी भाषा एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी कि कई जगह कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन उनके कुछ शब्द मिलते जुलते या तोड़ मड़ोड़ के आगे पीछे किए होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। फिर उसके बाद में इसके कारण विद्यालय में भी एक से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से कहते आई हूँ कि हम मातृभाषा के अलावा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखते हैं। साथ ही अगर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर भी और धर्म की शिक्षा भी दी जाती है तो वहाँ पर हम, जैसे कि मुस्लिम धर्म है तो वहाँ उर्दू सीखने का मौका मिलता है। कोई सिख धर्म है तो वहाँ पर ये पंजाबी सीखने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार हमें शिक्षा के दौरान भी, स्कूल के दौरान भी, विद्यालय के दौरान भी हमें एक से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलता है। ठीक है। फिर उसके आगे उसका जो अगला पॉइंट है समाज और बहुभाषिता। समाज का बहुभाषिता से क्या संबंध है, बहुभाषिता के द्वारा हम समाज को कैसे आगे ला सकते हैं। तो उसके लिए जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, देखो मैंने आपको कल भी कहा था कि जो राष्ट्रीय भाषा का है और हमारे कौन कौन सी बोलियों को भाषा का रूप दिया गया था, वह भी जो हमारी पुरानी सूची के अनुसार था और ये भी हमारी पुरानी सूची के अनुसार है। इसलिए कई बच्चे ऐसे नहीं सोचे कि इसमें परिवर्तन आ गया है, अब ये नहीं है, अब इसमें कुछ नया और भी जुड़ गया है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो पुरानी अनुसूची है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाओं को लिया गया था उनमें 1967 में 1967 में सिंधी और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़कर अब 18 भाषाएं कर दी गई है। देखो उस समय क्या था, 14 भाषाएं थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो ये टॉपिक है इस टॉपिक में कितनी भाषाएं कर दी गई है, 18 भाषाएं कर दी गई है। 18 भाषाओं में इनको शिक्षा प्राप्त करने का
इन्हें कार्य करने का, इन्हें राज कार्य करने का अधिकार है। फिर ठीक है, फिर समाज और बहुभाषिता के अंतर्गत हम समाज में देखो, सबसे पहले मनुष्य सुबह उठते ही क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। ठीक है, अखबार भी जब पढ़ता है तो अखबार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई अलग अलग जगहों की जो खबरें हैं, अलग अलग लोगों की जो खबरें हैं वो हमें मिलती है। ठीक है, फिर फिल्मों के द्वारा भी हमें कई त्योहारों का पता चलता है, कई रीति रिवाज का पता चलता है, तो कई हमें ऐसे शब्दों का पता चलता है कि जिनका अर्थ जो हमारी भाषा के जो शब्द है उसमें किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने टीवी के सीरियल देखकर, और जो कभी भी यहाँ पर जो त्यौहार नहीं मनाते थे, जैसे डांडिया गुजरात का है, लेकिन अब सभी जगह हर एक गली मोहल्ले में डांडिया खेलने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ देखा? हमने सीरियल में देखा, हमने फिल्मों में देखा। ठीक है, फिर जो गणेश विसर्जन है वो हमारे यहाँ का है ही नहीं, वो बॉम्बे की तरफ का है, लेकिन अब हर जगह का होता है। तो इसलिए हम जो समाज में रहते हैं और अलग अलग समाज के जो रीति रिवाज देखते हैं, उनकी भाषाएं देखते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? उससे हम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग सीखते रहते हैं। फिर किताबों के द्वारा हम किताबें पढ़ते हैं, तो किताबों में भी जैसे जैसे आप अगले ऊपरी स्तर पर जाओगे वैसे वैसे क्या होता है? आपको अलग अलग नए नए शब्द मिलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं, उनके अर्थ का पता चलता है। तो आपके क्या होता है? आपके भाषा का विकास होता है। फिर टीवी के द्वारा, फिर रेडियो के द्वारा, फिर शिक्षा के द्वारा, और उसके अलावा आप जब सामान्य हिंदी पढ़ते हो, बाकी तो आपको जैसे सामान्य हिंदी पढ़ते हो तो सामान्य हिंदी में जो शब्द सूची होती है, तो जैसे जो लो वाले हैं तो लो वालों के जो शब्द हैं वो अलग होते हैं। हम साधारण भाषा में उन शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वो पर्टिकुलर अलग शब्द होते हैं। शिक्षा विभाग के रूप में तो उनके जो शब्द हैं वो अलग रूप में होंगे। वैज्ञानिक है तो देखो, जो हम अगर साधारण से किसी को क्या कहेंगे, भाई वो ये कांच की ग्लास की तरह लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो साइंस का विद्यार्थी है वो उसको क्या कहेगा? फ्लास्क कहेगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे? नली की तरह लग रही है, वो उसको क्या कहेगा? टेस्ट ट्यूब कहेगा। तो इस तरह से क्या होगा? उसके नाम में परिवर्तन है। हमने क्या किया? हमने नई भाषा सीखी। वो किसके द्वारा सीखी? शिक्षा के द्वारा सीखी। ठीक है, तो इस तरीके से जो कार्यालयी आदेश है, तो जैसे हम कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने हमें ये काम दिया है, हमें ये आज्ञा दी है। ठीक है, और हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कार्यालय आदेश आया, यानी कि कार्यालय के द्वारा दिया गया कार्य हमारे लिए क्या है? कार्यालय आदेश है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नए नए शब्दों को सीखकर हमारी भाषा है उसको बहुभाषिता के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो 18वीं अनुसूची है, उसमें जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने ये कहा कि जो शिक्षा है वो शिक्षा त्रिभाषी सूत्र में होनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को बहुभाषी शिक्षा के लाभ के लिए जो विद्यार्थियों की शिक्षा है वो त्रिभाषी सूत्र, यानी कि एक विद्यार्थी को शिक्षा 3 भाषाओं में देनी चाहिए। वो 3 भाषाओं में क्यों देनी चाहिए? उसके लिए उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु के रूप में भी बताया। मुख्य बिंदु के रूप में उन्होंने सबसे पहले कहा कि ज्ञान में वृद्धि, यानी कि सामाजिक ज्ञान में वृद्धि, सामाजिक परंपराओं में वृद्धि, अनेक विषयों से संबंधित साहित्य में वृद्धि, यानी कि एक से अधिक विषय पढ़ेगा। तो देखो, अगर आप कोई दूसरी भाषा जानते हो तो दूसरे भाषा के साहित्य को पढ़ोगे। ठीक है, उनके धर्म की पुस्तकों को पढ़ोगे, उनके जो वहाँ की संस्कृति है उसको पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा? आपके सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा, आपका जीके बढ़ेगा। जीके के साथ में क्या होगा? आप उनकी परंपराओं को जान सकेंगे, जानकर उनको समझ सकेंगे, अपना सकेंगे, उन्हें मना सकेंगे, तो आपकी सामाजिक परंपराएं उनमें विकास होगा। फिर उसके अलावा अनेक विषय से संबंधित साहित्य भी आप पढ़ सकते हो, उनके साहित्य को पढ़कर और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे रूप में उन्होंने कहा राजनीतिक विकास की संभावनाएं। अगर आपको एक से अधिक भाषा आएगी तो आपके राजनीतिक विकास है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक में कैसे बढ़ोतरी होगी? कि राजनीतिक विकास है जब 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो राजनीतिक समझौतों पर सहमति होती है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत है और भारत में किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती है, रूसी नहीं आती है, जर्मनी नहीं आती है, और हमें उस
देश से हमें संबंध जोड़ने हैं, व्यापार करना है, आयात निर्यात करना है, कुछ ऐसे काम लेने हैं जो कि हमारे यहाँ पर फ़ायदे हैं, तो हम कब कर सकेंगे? अगर उनकी भाषा आएगी तब, या उनको हमारी भाषा आएगी तब। दोनों में से एक को एक मध्यम भाषा ऐसी आनी चाहिए कि जिससे कि वो दोनों आपस में अपने विचार विनिमय कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो क्या होगा? राजनीतिक जो संबंध है वह अच्छे बनेंगे। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, जब हम एक दूसरे की भाषा को समझ सकेंगे, अपने विचार को बता सकेंगे, तभी हम उनको अपना सकेंगे और वो हमें अपना सकेंगे। और अपनाने से हम उनके जो मनोभाव है उनको समझ सकेंगे और हमारे मनोभाव को उनको समझा सकेंगे, और ये देख सकेंगे कि इनसे हमें क्या फ़ायदा है या हमको इनसे क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, सब एक दूसरे से मिलकर रहना, एकजुट कर होने की जो भावना है, उसमें हमें सफलता मिलेगी। उसके लिए अंग्रेजी माध्यम को मुख्य रूप से बहुभाषा के रूप में माना गया है। ठीक है। फिर उसके अगला बिंदु उन्होंने लिया व्यापक सोच का विकास। अगर हम एक ही भाषा तक, अगर एक उदाहरण के स्वरूप आप देखो कि आपको सिर्फ मातृभाषा ही आती है। ठीक है। अगर आपको मातृभाषा ही आती है, उसके अलावा आपने पढ़ा नहीं, शिक्षा प्राप्त नहीं की, कहीं गए नहीं, किसी से मिले नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो सोच है वो संकुचित सोच होके रह जाएगी। देखो, पहले जो समाज में, जो परिवार में जो रूढ़िवादियाँ चलती आ रही थी, धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा जैसे जैसे हमने शिक्षा में बहुत कुछ सीखा, हमने देखा, तो क्या हुआ, हमने हमारे परिवार में, हमारे समाज में कुछ अच्छे, कुछ बुरे रूप में हुए तो कुछ अच्छे रूप में भी हमने परिवर्तन देखे, किए। तो वो किसके द्वारा संभव हुआ? बहुभाषिता के द्वारा। हमने दूसरी भाषाओं को पढ़ा, उनको समझा, उनको देखा, तो हमें क्या लगा कि नहीं, हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी ऐसा होना चाहिए। तो जो सोच है वो सोच व्यापक होती है और उसमें जो सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है और हम हमेशा अच्छा सोचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। फिर अब भारतीय भाषा कक्ष में स्थिति। ठीक है। ये तो क्या हो गई कि हमें अगर बहुभाषा आएगी तो हम समाज को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, और एक विद्यार्थी को शिक्षा में त्रिभाषी सूत्र से जो 3 भाषाओं के रूप में जो शिक्षा दी जाती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत या मातृभाषा के रूप में, तो वो उनके लिए कितनी लाभदायक होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में भारतीय भाषाएं तथा कक्ष की स्थिति क्या है। ठीक है। उसके बीच ही मैं थोड़ा सा आपको एक और बताना चाहूँगी कि उससे बहुभाषा से जो व्यक्ति है उसकी बौद्धिक विकास होने की भी संभावना होती है, उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। भाषा साहित्य में, जैसे आपने आर्ट्स वाले हो या आप 12th तक की हो, चाहे आप साइंस वाले हो 12th तक की हो, 12th तक में आपने क्या पढ़ा? कबीर पढ़ा, कबीर की अवधी भाषा पढ़ी, ब्रज भाषा पढ़ी। ठीक है। तो आपको क्या हुआ? उन भाषाओं का भी ज्ञान हुआ। ठीक है। फिर आपने विज्ञान लिया तो विज्ञान में आपने वैज्ञानिक शब्दों को पढ़ा, तो आपको क्या हुआ? आपके भाषा का हुआ। आपने आर्ट्स ली तो आर्ट्स के दौरान आपने राजनीतिक ली, तो राजनीति की जो संविधान की जो अलग अलग नाम होते हैं, संविधान की जो सूचियाँ होती है, उन्हें आपने देखा कि उन्हें किन नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। जो कानूनी भाषा होती है उसके शब्द क्या होते हैं और उसके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है। हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में भी आप अलग अलग कवियों की जो भाषाएं, उसमें आप ज्ञान प्राप्त करते हो। ठीक है। तो आपके क्या होता है, भाषा के प्रयोग वो किस प्रकार लेना चाहिए। जैसे हमारे हिंदी में युग्म शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, उसमें क्या है, एक ही शब्द के जो प्रयोग है वो किस समय कौन सा प्रयोग क्या अर्थ देता है, उस रूप में बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। फिर ठीक है, राष्ट्रीय एकता का अधिकार। हमें क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता की जो संभावना है कि हमारे पूरे राष्ट्र को एक रहना चाहिए, हम पूरे राष्ट्र को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, ये हम एक शिक्षा के द्वारा, भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। फिर आर्थिक विकास, हम औद्योगिक के रूप में हम दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से जो संबंध बनाते हैं और उससे हम जो सामान का, जो किसी वस्तु का या किसी भी कानून का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, हमारे औद्योगिक में विकास होता है, अर्थव्यवस्था में विकास होता है, और साथ ही हमारा जो व्यापक ज्ञान है वह भी हमें प्राप्त होता है, जिससे व्यापारिक संबंध में भी विकास होता है और हम आगे से आगे तरक्की कर सकते हैं। फिर सांस्कृतिक एकता, वो मैंने आपको पहले भी बताया
ये संस्कृति के हम एक दूसरे की भाषा को सीखकर उनकी संस्कृति को जानकर अपनाते हैं और यहाँ तक कि मनाते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुभाषिता के द्वारा हम किस प्रकार नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं और हमारा विकास किस प्रकार हो सकता है। ठीक, फिर इसके आगे जो मैं बता रही थी कि भाषा के द्वारा जो कक्षा कक्ष की क्या स्थिति है, तो कक्षा कक्ष की स्थिति के दौरान जो सबसे पहले भाषाओं की संवैधानिक स्थिति को देखना कि भारत भाषा में जो संवैधानिक स्थिति है वह क्या है। तो भाषा में जो संवैधानिक स्थिति है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा का नाम दिया। ठीक है, नाम दिया और वो किस के तहत दिया, धारा 343 के तहत दिया। उसकी लिपि क्या गई, इसकी लिपि देवनागरी लिपि के रूप में ली, और लेकिन साथ में यह भी कहा कि 15 वर्षों तक संघ के जो राजकार्य है वो किस में किए जाएंगे, अंग्रेजी में किए जाएंगे, क्योंकि जब तक हिंदी को पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल जाता, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक राजकार्य अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन आज तक वह समय नहीं आया कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे सके, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी अंग्रेजी ने इतना विकास कर लिया कि आज हम हर एक कार्य जितना अंग्रेजी में सरलता से करते हैं उतना हिंदी में नहीं कर पाते। हिंदी के कुछ शब्द भी ऐसे हैं जो हमें वास्तव में पता भी नहीं है, जो रोज़मर्रा के शब्द हैं, जैसे टाई 2 शब्द है, इंग्लिश के क्या है 2 शब्द है, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में लें तो वो क्या कहते हैं, गलकंठू लटकन, यानी कि गले के कंठ को जो दबाकर लटकने वाली है वो क्या है, वो टाई है। तो हमें इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं रखकर हम क्या रखते हैं, टाई। लो पथगामिनी, लो के पथ पर चलने वाली, हम सीधे से सरल से क्या कहते हैं, रेलगाड़ी, ट्रेन। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, ट्रेन, आराम से बोल देते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो कि हम अपनी सुविधा के लिए उसे जो हिंदी का नाम है वो तो हमें पता ही नहीं, और इंग्लिश को हम काम में लेते आ रहे हैं। तो इसलिए हिंदी का वर्चस्व जहाँ था वहीं के वहीं रह गया। फिर राजभाषा आयोग ने 1956 में संविधान की धारा 351 में ये भी कहा कि हिंदी भाषा के विकास में वृद्धि का प्रावधान हो, और जैसे भाषा शैली, पदावली, शब्द भंडार आदि की बढ़ोतरी होगी उसी के अनुसार इसे राष्ट्रीय भाषा की जो दर्जे की स्थिति है उसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ तक संभव हुआ ये अभी तक तय नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आज भी जो हमारी राजभाषा के रूप में उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो ये तो क्या है, भाषाओं में संविधान की स्थिति किस तरीके की है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हम कल की क्लास में करेंगे।